डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या एक उपचुनाव की हार के बाद अपने वोट बैंक को बचाने वाली सियासत बंगाल के हावड़ा की हिंसा के लिए जिम्मेदार है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले धर्म के आधार पर वोट को अपने खांचे में एकजुट रखने के लिए हिंसा को होने दिया गया है? ये सीधे सवाल इसलिए हैं क्योंकि हावड़ा में कल रामनवमी के दिन पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और फिर आज भी हावड़ा के उसी इलाके में जमकर पत्थर चलते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोपों में कटघरे में खड़ा करती है। हावड़ा में आज फिर हंगामा और पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। जगह जगह अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हावड़ा हिंसा पर बीजेपी ने मांगा है ममता बनर्जी का इस्तीफा। इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर सुकांत मजूमदार से बातचीत की है, कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली है। वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष से गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है और वहां पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर उन्होंने जानकारी ली है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हाईकोर्ट में एक तरफ एनआईए की जांच की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ गृह मंत्री ने खुद बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत की है। हालात क्या बने हुए हैं? बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर किस तरह से एक्शन में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? अनुपम चित्रा, देखिए हालात अभी भी हावड़ा में तनावपूर्ण बने हुए हैं और जिस इलाके में अभी हम लोग शिवपुर इलाके में ही हैं, इस इलाके में अभी भी जो मुख्य जगह है जहां पर कल हंगामा शुरू हुआ था वहां पर पूरी तरह से तनाव मुक्त हो नहीं पाया है इलाका, क्योंकि कल रात के बाद जब स्थिति काबू में आई थी और आज सुबह भी जब हम लोग घूम रहे थे तो काफी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था और लग रहा था कि स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन 12, साढ़े 12, 1 के बाद अचानक से ही वहां पर फिर से हिंसा भड़क उठी, पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। ऐसी स्थिति में भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे, इसके अलावा भी और पुलिसकर्मियों को लाया गया, रूट मार्च किया गया, हल्का लाठीचार्ज भी किया गया और किसी तरह स्थिति को काबू में लाया गया है। लेकिन स्थिति अभी भी काफी तनावपूर्ण है। ऐसे में राजनीतिक तापमान बेहद बढ़ चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने आज जो घायल थे उनसे मुलाकात की है, जो कल से घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में, उनसे मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस, हावड़ा पुलिस के कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश भी की। तो ये पूरा मामला अभी राजनीतिक तापमान काफी बढ़ चुका है। इस मामले में राजनीतिक तापमान पश्चिम बंगाल का बढ़ चुका है। रामनवमी के अवसर पर अगर इस तरह की हिंसा होगी तो उसके लिए कटघरे में सीधे तौर पर किसको खड़ा किया जाए, बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोपों में कटघरे में उनको खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को चुनाव के लिए दंगा कराने का जिम्मेदार बता रही हैं। बीजेपी से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी एनआईए से इस हिंसा की जांच की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच दंगल में आज पूछना जरूरी है कि क्या रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री का यह बयान देना सही है कि शोभा यात्रा लेकर मुस्लिम इलाके से नहीं जाएं? क्या धर्म के आधार पर इलाके बांटने वाली राजनीति को ममता बनर्जी हवा दे रही थी? अगर हाँ, तो फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पर क्या सिर्फ देखने के लिए मूक दर्शक बनी आखिर क्यों खड़ी थी? जहां ना पुलिस कल हिंसा को रोक पाई और ना आज पत्थरबाजी को रोक पाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस क्या शांति से शोभा यात्रा तक नहीं निकलवा सकती है? पत्थर फेंकने वाले चेहरे साफ साफ दिखाई देते हैं, हाथ भी दिखते हैं, लेकिन पत्थर किसने उनके हाथों तक पहुंचाया, सवाल ये भी है। तमाम सारे वीडियो मीडिया, सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहे हैं। हावड़ा हिंसा से जुड़े ये वीडियोस हैं। हम आपको सबसे पहले ये एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे अपील करते हैं कि ना अफवाहों पर ध्यान दीजिए, ना कहीं सुनी बातों पर आप भरोसा कीजिए, शांति बनाने में साथ दीजिए, लेकिन सियासत करने वालों को आप चित कीजिए। आज दिन भर किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत इस हिंसा को लेकर सुलगती रही है, ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। तस्वीरों में आप पत्थरबाजी करते हुए उपद्रवियों को देख सकते हैं, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है। अभी भी तनाव बना हुआ है, जैसे कि हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि पुलिस कोशिश तो कर रही है कि तनाव को कंट्रोल में लाया जा सके। जो क्राउड है उस क्राउड कंट्रोल सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पुलिस ये कह रही है क्राउड को कि आप पीछे चले जाए, आप अपने घरों में चले जाए, बाहर इस तरह से क्राउडिंग ना करे। लेकिन जो क्राउड है वो सुन नहीं रही है और बार बार जो एडिशनल फोर्स है उसको लाया जा रहा है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल का हावड़ा शहर हिंसा का गवाह बना, जिसके शिवपुरी इलाके में दूर दूर तक आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली, जिसे ममता बनर्जी ने आज तक से बातचीत करते हुए सोची समझी साजिश बताया। ये हिंदू नहीं था, ये लोग क्रिमिनल था,
ये लोकल नहीं था, ये लोगों को बाहर से ले आया गया था। Along with बंदूक, I gave you the picture, you show the people. Along with बंदूक, sword and everything, even with petrol bomb. Police tried to stop them to enter the area. The permission is been denied, but they didn't listen. At that time, if police fired, then somebody may die. हावड़ा हिंसा के मामले में 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार और सबसे ज्यादा ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं, जो ये कहकर बीजेपी के निशाने पर आ गई है कि उन्होंने तो पहले ही मुस्लिम बहुल इलाके में यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरतने को कहा था। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। तो ममता बनर्जी का कहना है कि शोभा यात्रा का रूट बदला गया। इस तरह वो हिंदूवादी संगठनों को ही कटघरे में खड़ा करती दिखी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रमजान का वक्त है और मुस्लिम युवक इस वक्त कुछ गलत काम नहीं करते। बीजेपी ममता के इन बयानों को तुष्टीकरण बताते हुए हमलावर है। कभी माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी बंगाल में खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो वो राजनीति कर रही थी। वो ये भूल गई कि हिंदू भी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं। उनके तुष्टीकरण की राजनीति इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पिछले साल हावड़ा में इसी जगह पर हिंसा हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। फिर ममता ने ऐसा क्यों किया, जबकि ये प्रशासन की विफलता है, वो भी तब जब राज्य का गृह विभाग ममता बनर्जी के ही पास है। सूर्याग्नि रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, हावड़ा, आज तक। चाहे जय श्री राम के नारे पर बवाल हो या फिर रामनवमी के इस मौके पर जमकर हिंसा हो, आखिर इसको रोक पाने में वहां की राज्य सरकार कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दंगल को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल के सीएम के ऊपर हमलावर है। आपको बताते चले, हावड़ा में आज फिर से जिस तरह से हिंसा और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं, अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों पर हमले की निंदा की है। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर पत्थरबाजी की है, कुछ चोटिल भी हुए हैं। शोभा यात्रा पर पथराव शर्मनाक है और पत्रकारों को जिस तरह से निशाने पर लिया गया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। सुनिए। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान जी, स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम के, कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तौसीफ खान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपांकर जी, आप धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। विनय कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं विवेक कुमार जी, जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले विवेक कुमार जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित क्या नहीं हुई है हिंसा को रोक पाने में? रामनवमी के दिन हिंसा और उसके बाद आज दिन भर पत्थरबाजी, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? विवेक गुप्ता जी, सवाल आपसे ही है। मैडम, एक तो
आप दोहराएंगे, एक मेरा ऑडियो बीच में लॉस हो रहा था। ठीक है विवेक जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर टीएमसी पार्टी हो, वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है ये कहते हुए कि उपद्रवियों को बाहर से उठाकर वहां पर हंगामा करवाया गया है जानबूझकर चुनावी फायदा लेने के लिए, लेकिन राज्य सरकार तो आपकी है, कानून व्यवस्था प्रशासन आपके जिम्मे है, क्या सरकार नाकाम नहीं रही है उपद्रवियों पर लगाम लगा पाने में? विवेक जी देखिए, हमें उनमें उपद्रवी नहीं, हमें तो उनमें राम भक्त दिखते हैं और हमने उनको परमिशन भी दिया रैली करने के लिए। बंगाल में रहने वाले जो राम भक्त है वो उपद्रवी नहीं करते हैं। हाँ, मगर बंगाल को अशांत करने के लिए, बंगाल में उपद्रव मचाने के लिए कहां से लोग आ रहे हैं, ये मेरी सरकार तो बंगाल के लोगों को जानती है, उनको पकड़ सकती है, उनके पर कंट्रोल कर सकती है। जो बाहर के लोग भेड़िए बन के आकर यहाँ पर डिस्टर्बेंस करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं, सिर्फ कलकत्ता शहर में कल रामनवमी में 40 रैली निकाली गई। मैंने भी अपने, मैं जोड़ासांको का एमएलए हूं, मैंने भी अपने एरिया में एक राम यात्रा निकाली, बहुत शांति से बहुत लोग शामिल हुए, हर तरह के लोग शामिल हुए, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। हावड़ा क्यों, आसनसोल, सिलीगुड़ी, बंगाल के कोने कोने में कल राम भक्तों ने राम जी को याद करते हुए हनुमान की तरह रैलियां निकाली है और कोई असुविधा नहीं हुई। सिर्फ हावड़ा में एक पर्टिकुलर जगह में जहां बाहरी लोग ज्यादा आते जाते हैं, वहां आके ये उपद्रव मचाया गया। अब ये कौन मचा रहा है नहीं मचा रहा है, ये आपके पैनल में जो बाकी लोग हैं शायद उनको जानकारी हो, मगर शायद नेशनल टीवी पे वो जानकारी न दे पाए। हमारी सीएम ने तो बता दिया कि भाई हमको अपने इंटेलिजेंस से जो जानकारी मिली वो हमने आपको बता दी। बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते हैं कि बंगाल में शांति नहीं हो। वो जब से इलेक्शन का जो कड़वा स्वाद है वो उसको उगल नहीं पा रहे हैं, और उसको राजनीतिक तौर पे जब वो दीदी से, अभिषेक बैनर्जी से टकरार नहीं ले पाए हैं, तो वो हर और दूसरे हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं। कभी चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चाहे हमारा पैसा रोकना हो, चाहे उपद्रव मचाना हो, वो हर ये मुमकिन कोशिश करें कि बंगाल और बंगाल की जनता शांति, अमन और चैन को क्या होती है उसको जब बार बार राज्य के मुखिया की ओर से ये कहा जाएगा विवेक गुप्ता जी कि इन पर्टिकुलर इलाकों से मत जाइए, वहां पर दंगा हो सकता है, आप रूट बदल कर जा रहे हैं, बीजेपी इसको सिरे से खारिज कर रही है। जब मुख्यमंत्री खुद त्योहार के दिन धरने पर बैठ जाएंगी तो सवाल पलटकर पूछा जाएगा तो फिर बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार क्यों हुई? और बीजेपी के कुछ लोग अगर इस तरह से हंगामा फैलाकर वहां पर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो कानून व्यवस्था आपके जिम्मे है, उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आपकी थी। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मुख्यमंत्री ने खुद सीधे आज तक से बातचीत करते हुए ये कह दिया है कि बीजेपी गुंडों को बुलाती है और वहां पर हंगामा करवाती है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में बीजेपी हमेशा लगी रहती है, इसी वजह से वहां पर हिंसा हुई। देखिए, ममता बनर्जी दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी धर्मांध हो गई है कि उनकी धर्मांधता के कारण अब मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालना भी नहीं चाहिए, ये कह रही हैं। यानी अब ये मुस्लिम इलाका हिंदू इलाका बांट देंगी, तो उनकी धर्मांधता की तो पराकाष्ठा इसी बात पे हो गई है कि मुस्लिम इलाकों से हिंदू रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते। और अगर रामनवमी का जुलूस निकालेंगे, आप कृपा करके मुझे बताइए ना, उन छतों पर जिसको वो मुस्लिम क्षेत्र कहती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ले जाकर बोतलें रखी थी, पत्थर रखा था? और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि छतों से किस तरह से पथराव किया जा रहा है, किस तरह से बोतल फेंके जा रहे हैं, किस तरह से लोगों पर हमला किया जा रहा है। पत्रकारों पर जो हमला करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और विवेक गुप्ता यहाँ बैठकर कह रहे हैं बाहर से आने वाले भेड़िए, मतलब गैर बंगाली भेड़िए हैं इनकी दृष्टि में। गैर बंगालियों को आप लगातार गालियां दे रहे हैं, पूरे देश के जो लोग हैं वो भेड़िए हैं, इस तरह की भाषा है आपकी। और आप जो है आप मुस्लिम इलाके में जा नहीं सकते हैं रामनवमी का जुलूस निकालने। और जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं झूठ बोल रही हो, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं दंगाइयों को प्रोत्साहित करती हो, उनका संरक्षण देती हो, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनाव के बाद हजारों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करती हो, महिलाओं पर बलात्कार के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाती हो, इस तरह की मुख्यमंत्री से आप किसी प्रकार की आप संवैधानिक दायित्व की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? जिस तरह से ममता बनर्जी ने किया है वो बेशर्मी की हद है, असंवैधानिकता की हद है, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने का की पराकाष्ठा है। ये निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जिस तरह से हनुमान समुदाय को देखकर भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन विवेक गुप्ता जी, आपने उनके आरोपों को सुना, वो कह रहे हैं भेड़िए शब्द का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? क्या गैर बंगाली आपको भेड़िए दिखाई देते हैं विवेक गुप्ता जी? और बाकी भी आरोपों पर जवाब दीजिए उनके। मैं
ऐसा है, मैं खुद गैर बंगाली हूं, मैं हिंदी भाषी हूं, और जैसा कि मैंने कहा, मैं दोबारा दोहराना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि ये कर दिया वो कर दिया। मैंने बड़ा बाजार जो कलकत्ते का, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है वैसे कलकत्ते में बड़े, उसके बीच में यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, इनके बीचों बीच मैंने रैली निकाली, सबने, कई मुसलमानों भी उसमें शामिल हुए थे। और जब शाम को उनका रोजा टूटता है इफ्तार में, देखिए बंगाल में हमेशा से एक धर्मनिरपेक्षता की एक ट्रेडिशन, एक कल्चर रहा है। कुछ लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ आके उनको ये बताए कौन सा धर्म पालन करो, कौन सा धर्म नहीं पालन करो, क्या खाओ क्या मत खाओ, क्या पहनो मत पहनो, ये जो लोग करना चाह रहे हैं, ये गंदी राजनीति का एक तुष्टीकरण करने का साजिश है, जिसको बंगाल, ठीक है सर, 2019 वो साजिश कर रहे हैं, लेकिन वही तो बार बार सवाल मैं पूछ रही हूँ ना विवेक गुप्ता जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेकाबू होती है, वहां पर रामनवमी के दिन हिंसा होती है, तो राज्य सरकार की, आपके पुलिस प्रशासन की सीधी चूक, इसको क्यों नहीं माना जाएगा? रामनवमी के दिन अगर किसी भी मुख्यमंत्री की ओर से, चाहे वो ममता बनर्जी हो या देश के किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो ये कहेगा कि इन पर्टिकुलर हिस्सों से आप नहीं जाइएगा, यहाँ पर हिंसा हो सकती है, सर पहले से ही इस तरह की बातें कैसे की जा सकती हैं? हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, किसी भी धर्म के लोग हों, क्या वो शांतिपूर्वक अपनी इस तरह की यात्रा को लेकर नहीं जा सकते हैं? विवेक गुप्ता जी, चित्रा जी, आप बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बार कई तरह की एडवाइजरीज को इशू किया जाता है, ये देखते हुए भी कहाँ पोटेंशियल क्या गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये एडवाइजरी है, प्रिकॉशनरी है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हमारे सारे नागरिक सेफ रहें, मगर जो लोग ये जानते हुए भी, क्योंकि कभी कभी हमको पता चलता है कि भाई इस इलाके में अचानक बाहर से बहुत सारे लोग आ गए, उनकी मंशा क्या है, क्योंकि वो सिर्फ रामनवमी बनाने तो नहीं आ रहे वहां पर, अगर रामनवमी बनाने आए तो स्वागत होता। सर आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वहां पर क्या कर रहा था, और सारी तस्वीरें तो अब कैमरे में कैद हो चुकी है, सबके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से पत्थर, एक सेकेंड सर, ठीक है, सब पत्थरबाजी करते हुए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, छत के ऊपर पत्थर इकट्ठा करके कैसे रखे गए, क्या ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का सीधे तौर पर फेल्योर नहीं है? चित्रा जी, आप डीजीपी बन जाइए और बताइए बिना इंटेलिजेंस के कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है? इंटेलिजेंस तो रखनी पड़ेगी ना, किसी भी, केंद्र सरकार भी अपने लेवल पर रखती, राज्य सरकार अपने लेवल पर रखती है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, अब भड़काऊ नारे लगाए जाएंगे, अगर नहीं, इनका तो बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं ना बीजेपी के ऊपर और आपके सहयोगी संगठनों के ऊपर कि जिन हिस्सों से यात्रा को ले जाने की इजाजत नहीं थी, अगर उन हिस्सों से यात्रा को क्यों लेकर आगे बढ़े जब परमिशन नहीं मिली थी? तो प्रेम शुक्ला जी, ये झूठ है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर रहकर भी झूठ बोल रही हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहकर भी ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के इरादे से झूठ बोल रही हैं। कोई रूट परिवर्तित नहीं किया गया। आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने ये स्पष्टता से कहा है, सबके सामने कहा है। दूसरी बात जो है, आप ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ से रामनवमी का जुलूस जा ही नहीं सकता है। ये एक मुख्यमंत्री स्वयं कह रही है कि मुस्लिम इलाके से कोई, ये सेकुलरिज्म है। ये आपका नया सेकुलरिज्म निकाला हुआ है आपने कि इलाकों को आप बांट देंगे कि यहां से हिंदू इलाका, ये मुस्लिम इलाका, ये क्रिश्चियन इलाका, ये पारसी इलाका हिंदू मुस्लिम इलाके से नहीं जाएगा, मुस्लिम हिंदू इलाके से नहीं जाएगा। भाई हिंदू इलाके से ताजिए जाते हैं, आज तक कहीं सुना है कि हिंदुओं ने पथराव किया? आप पत्थर जो है अगर बिल्डिंगों पे जमा की जा रही, मुख्यमंत्री महोदया को पता है कि मुस्लिम इलाके से जुलूस जाएगी तो यहाँ गड़बड़ होगी, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को क्यों नहीं निर्देश दिया कि इन इलाकों को सैनिटाइज किया जाए? हाँ। सैनिटाइज करने के लिए पुलिस के किसका दायित्व नहीं था क्या? क्यों नहीं सैनिटाइज कराया उन्होंने? उनका क्या इरादा था कि हिंदुओं की वहां हत्या हो और हिंदुओं की हत्या को चुपचाप हिंदू बर्दाश्त करें? ये हनुमान जयंती के जुलूस को प्रतिबंधित कर देंगी, रामनवमी बंद कर देंगी। अब बंगाल का हिंदू जो है वो अपने पर्वों को मनाना बंद कर दे, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो है इस्लामिक आतंकवाद को, जिहादियों को प्रोत्साहित करना, पालने का निश्चय किया हुआ है। ठीक है, इस पर जवाब देंगे विवेक गुप्ता जी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं रामनवमी के दिन और उसके बाद से, जहां पर हिंसा और पत्थरबाजी की खबरें हैं। जुलूस के दौरान बिहार के सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के सासाराम में रामनवमी के बाद भड़क उठी है हिंसा। बड़ी जानकारी बिहार के सासाराम से सामने आ रही है, जहां पर हिंसा भड़क उठी है रामनवमी के जुलूस के बाद से। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सासाराम के हिंसा वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 पुलिस वालों को गोली भी लगी है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सासाराम हिंसा में 2 पुलिस वालों को गोली भी लगी है। हिंसा वाले इलाकों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारे साथ रोहित सिंह, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, हालात कैसे हैं अभी बिहार के सासाराम में?
देखिए चित्रा, बंगाल की तरह बिहार के सासाराम में भी हिंसा जो है वो भड़की है। आज सुबह से ही वहां पर पत्थरबाजी चल रही थी दोनों गुटों के बीच में, और इतनी ज्यादा पत्थरबाजी हुई कि पूरा शहर में ऐसा लग रहा है रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। चारों तरफ आपको ईंटें और पत्थर ही नजर आएंगे। उसके बाद पुलिस को वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी, और तो हमारे पास अपुष्ट जानकारी है कि हवाई फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और उसके बाद उपद्रवियों ने तकरीबन 1 दर्जन दुकानों को आग के हवाले कर दिया। 6 जो घर है, जो मकान है जिसमें लोग रहते हैं, उनमें आगजनी की, उसको आग के हवाले कर दिया। और रह रहकर वहां बमबाजी भी हो रही है, बम फेंके जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी भी आ रही है। तो आप समझ सकते हैं सासाराम भी इस वक्त लग रहा है तनावपूर्ण स्थिति वहां बनी हुई है। और प्रशासन की प्राथमिकता इस वक्त ये है कि किसी तरीके से हालात पर काबू पाया जा सके, ताकि जो भी तनाव वहां फैला हुआ है उसको रोका जा सके। लेकिन हालात अभी भी जो है सासाराम शहर में वो अनियंत्रित है, वो तनावपूर्ण है, और इसीलिए पूरे शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है। चित्रा, धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात पर पूरी तरह से काबू कैसे पाएगी सरकार, बड़ा सवाल बना हुआ है। शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। बिना देर के स्वामी दीपांकर जी, सीधे आपका रुख करते हुए, इस तरह के हालात अगर जगह जगह होंगे, महाराष्ट्र से खबर आती है, देश के अलग अलग हिस्सों से, गुजरात के वडोदरा से खबर आती है, बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बिहार का सासाराम हो गया। रामनवमी के इस पावन पर्व के दिन इस तरह के हालात क्यों बनते जा रहे हैं देश के भीतर? मैं हैरत में हूं चित्रा जी, देख करके, जिस देश की आत्मा राम हो, जिस देश की आत्मा आध्यात्म और आध्यात्म की आत्मा राम हो, उस देश में राम का रामनवमी मनाना 8 दिन की नवरात्र की साधना के बाद इतना कष्टकारी कैसे हो गया इस देश के लिए। मैं समझता हूं कि दुर्गा विसर्जन से लेकर के रामनवमी के यात्रा तक बहुत लोगों को तकलीफ है, दिखता भी है, और समूचे भारत में मैं ये तकलीफ देख रहा हूं। बिहार में देखा, सासाराम में 2 पुलिस वालों को भी मार दिया गया, और बिहार में तो शव यात्रा तक पर हिंदुओं की पत्थर पड़ते हैं। मैं हैरत में इस चीज को लेकर के हूं कि क्या राम से इतनी नफरत है, या राम भक्तों से इतनी नफरत है, सनातन से इतनी नफरत है? आखिरकार इस नफरत की वजह क्या है इस देश में? मैं एक चीज से चित्रा जी कहना चाहूंगा, एक, प्रेम शुक्ला जी यहां पर बैठे हैं, इस देश की सरकार से अपील करूंगा, एक जो संवेदनशील इलाकों वाली बातें हैं ना, इसको सर समाप्त कीजिए। और जितना नाटक प्रपंच वर्तमान उन्माद के रूप में दिख रहा है, यह इतना बढ़ जाएगा कि ना तो हम इसको झेल पाएंगे, ना भविष्य में कोई रामनवमी पर यात्रा निकालने की परिकल्पना भी कर पाएगा। मुझे दुख इस बात का है कि आज मेरे उपवास पर, मेरी यात्रा पर इस प्रकार पत्थर पड़ना, बम फेंकना, बोतल फेंकना आप सब लोगों के लिए वार्ता हो सकती है, मगर आध्यात्मिक जगत के लिए इससे बढ़कर ना दुखद दिन हो सकता है, ना क्षति हो सकती है। जिम्मेदार सीधे तौर पर मैं समझता हूं कि सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बंगाल सरकार की है, बिहार सरकार की है, गुजरात सरकार की है। सरकार सरकार होती है, और अगर जो किसी सरकार के भीतर अंतर्गत इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, शहर में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो चित्रा जी मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह शायद मुझे लगता है कि भविष्य में सनातन पर, राम पर, मैं आपके समझ रही है कि ये रामनवमी पर जो आदमियों पर पत्थर फेंका जा रहा है, बिहार के सासाराम में भी तो हुआ, गुजरात में भी हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हमें यह लग रहा है कि जुलूस पर पत्थर फेंका गया है, नहीं, यह पत्थर राम पर फेंका गया है, आध्यात्म पर फेंका गया है, उसकी आत्मा पर फेंका गया है। और इसका कोई जिम्मेदार अगर सरकार के अतिरिक्त है तो वो बटा हुआ समाज है जो अपना अपना देखता है। सोचिए कि आज राम की यात्रा नहीं निकाल पा रहे आप लोग, इससे बढ़कर क्या दुखद हो सकता है? तौसीफ खान जी, एक मानसिकता हो गई है क्या कि रामनवमी पर अगर यात्रा निकल रही है हिंदू पक्ष की, तो बीजेपी जैसा कि आरोप लगा रही है, उधर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? चित्रा जी, बहुत दुखित बात है। अभी मुझसे पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि पत्थर जो है किसी मकान पे या किसी यात्रियों पे या किसी जुलूस पे नहीं फेंका गया, पत्थर जो है राम पे फेंका गया। शर्म नहीं आती इनको? इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में ना बड़ा बात बोल के चले गए, कि अपने इतने बड़ा बात राम के भक्तों पर, राम की यात्रा पर, राम के नाम पे अपना दुकान चलाते और शर्म नहीं आती है? अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आपने सीखा क्या? बनकर पार्टी का पक्ष लेने वाला व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखा क्या? अपने आप को देखिए तो अल्लामा इकबाल जी ने लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो राम को कहते हैं इमाम हिंद। तुम्हें नहीं भी आती होगी, शेर है, शायरी है जिसपे वो कहते हैं कि राम इमाम हिंद है।
और ये लोग कुछ लोग ना जाने कहां से आप उठा के ले आती है चित्रा जी। ऐसे लोगों को तो अपने धर्म में अपने घर में जाकर के चुम्बल पानी में डूब के मर जाना चाहिए। राम कहने वालों को आप नफरत फैलाते हैं, एक एक करके बात रखेंगे, तहजीब तोड़ते हैं। आप नफरत, ये इनको क्या मालूम है चित्रा जी, वहाँ के दर्शक, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है हावड़ा में जिन्होंने रामनवमी को ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइजर ने कहा कि जब वो मुस्लिम एरिया में गए तो वहां के मुस्लिम भाइयों ने उनका स्वागत किया, उन्हें शरबत पिलाया। रमजान में खुद रोजा रखे, लेकिन रामनवमी जुलूस जब वहां से गुजरा तो उनको शरबत पिलाया। तो वहां के जो ऑर्गेनाइजर हैं, हावड़ा के जो ऑर्गेनाइजर हैं रामनवमी प्रोसेशन के, उन्होंने कहा है। लेकिन ये तो इन महाशय को नहीं मालूम। ये इन महाशय क्या करते हैं, आग लगाने आते। ये जो आगजनी है ये कौन से लोग कर रहे हैं, यही तो सवाल है ना तौसीफ खान साहब। ये आग लगाने आते हैं। तौसीफ खान जी, तो फिर ये आगजनी पत्थरबाजी कौन कर रहा है? ये आगजनी और पत्थरबाजी आपके चैनल में बैठे हुए ये महापुरुष का जो चोला पहने हुए ये कर रहे हैं। मुझसे पहले जो अभी कह रहे थे प्रवक्ता, वो कर रहे हैं पत्थर मारने का और आग मारने का काम। ये टीवी स्टूडियो में बैठ करके कहते हैं कि पत्थर राम को मारा गया। शर्म नहीं आती उनको बात कहते हुए, इतना बड़ा बात कहते हुए शर्म नहीं आती? किसको गया? क्या राम का नाम लेने वाली जुबान राम नहीं होती? राम का अर्थ तक समझते हैं आप बैठकर राजनीतिक विश्लेषक बनकर। राम का अर्थ तक मालूम है वजह से आपको, राम का जैसे लोगों की वजह से दंगा होता है। आप लोग यहाँ के माहौल को बिगाड़ते हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, आप माहौल को बिगाड़ते हैं, वो तुम्हें सिर्फ नफरत फैलाते हैं। आप नफरत फैलाते हैं, आप जैसे लोग नफरत फैलाते हैं। चित्रा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब चित्रा जी, मैं आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे। वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तौसीफ खान साहब, ये पत्थर जो घर की छतों पर इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं से तो आए होंगे ना, और ये फूल बरसाने के लिए तो लेकर आए नहीं गए। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और राज्य सरकार इस तरह की व्यवस्था कर पाने में नाकाम क्यों साबित होती है? अगर कुछ संवेदनशील इलाके हैं, हालांकि हमारे गेस्ट उससे सहमत नहीं है, अगर संवेदनशील इलाके हैं तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी क्यों नहीं होती है? पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशबीन बनी रहेगी तो सवाल पूछे जाएंगे कि ये सब किसके आदेश पर हो रहा था। वारिस पठान जी, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद विनय जी मैं आपके पास लौटूंगी। वारिस पठान जी, कौन है जिम्मेदार बंगाल में जिस तरह की हिंसा पत्थरबाजी हुई है रामनवमी के मौके पर और आज भी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वायलेंस, हर तरह के वायलेंस का हम खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मगर ये हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए हो रहा है, प्रोवोक कौन कर रहा है, इंस्टिगेटर कौन है, ये सारी चीजों की जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन का काम है। हम तो चाहेंगे चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या वेस्ट बंगाल, जहां पर भी इस किस्म की राइटें हो रही है, पुलिस को इंक्वायरी करना चाहिए और जो भी उसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है उसको अरेस्ट करना चाहिए। ये नेम गेम प्ले करने का टाइम नहीं है। अपने महाराष्ट्र का आप देखिए चित्रा जी, हमने कहा था 3 महीने से मैं बोलता आ रहा हूं, आपके चैनल पे भी कहा था मैंने कि काफी लोग बाहर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है। हेट स्पीचेस में हेट स्पीचेस दे जा रहे हैं। सुरेश चौहान आ रहा है, राजा सिंह आ रहा है जो जमानत के ऊपर बाहर रिहा होकर, उनको रोकिए। विदेशों से आ रहे हैं, तेलंगाना हैदराबाद से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तेलंगाना हैदराबाद से जो महाराष्ट्र में पहुंचेगा वो बाहरी हो जाएगा। वारिस पठान जी, कोशिश की जा रही थी हम, और आपके हैदराबाद के जो मुखिया हैं वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो फिर वो उनके अपने हो जाएंगे। सर, ये बाहरी बनाम अंदरूनी की लड़ाई कब तक चलती रहेगी? आगजनी भड़काने नहीं आ रहे थे ये लोगों ने, आके क्या किया सुनिए चित्रा जी, इन लोगों ने आके क्या किया, महाराष्ट्र के वातावरण को खराब किया। यहाँ पे आके मुसलमानों के नरसंहार की बात करना, आर्थिक बहिष्कार की बात करना, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। 4 दिन पहले 3 गुंडे घुस गए एक मस्जिद के अंदर, इमाम साहब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे जालना में, उनकी दाढ़ी को कट कर दिया। उसके बाद अब देखिए औरंगाबाद के अंदर क्या हुआ। ये तो हमारे पार्टी का MP इम्तियाज जलील वहां जाके राम मंदिर में बैठ गया, उसने बताया है कि सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं ये लोग, कोई मंदिर पे अटैक नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं, उन्होंने वहां से लाइव वीडियो निकाला, तब जाके माहौल शांत हुआ। वरना इनका तो काम यही था। तो भाजपा चाहती क्या, ये हम पूछना चाहते हैं। आपके इरादे, इंटेंशन पब्लिक के सामने बताओ ना कि आप चाहते हैं कि आप पोलराइज करना चाहते हो सोसाइटी को। 2024 के चुनाव के पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया था इन लोगों को? क्यों हेड मोगर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया आप लोगों ने? जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र का भी वातावरण खराब है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। गुजरात के वीडियो सारे टीवी चैनल के ऊपर वायरल है, सारे सोशल मीडिया में वायरल है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद वाले बोल रहे हैं चैनल के रिपोर्टरों को कि हम 2002 जैसा माहौल कर देंगे। क्यों उसको रोका नहीं जाता? मथुरा की मस्जिद के ऊपर, जुमा मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा को फैला दिया जाता है।
कौन क्यों नहीं रोका जाता उनको? मुंबई के अंदर वातावरण खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर आके रोक देते हैं लोग। समझदार लोग आके बोलते हैं कि नहीं मत करिए, सियासतदारों की बातों में आके अपने घर का माहौल को मत खराब करिए। सेम चीज आप कर रहे हो वेस्ट बंगाल के अंदर। तो कौन एक्चुअली कर रहा है, परपेट्रेटर कौन है, इसका पूरा इंक्वायरी करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी को तो पता है 2024 का अगर चुनाव उनको है तो वही यही दंगा गंगा मंदिर गाय इसी बेसिस के ऊपर लड़ना है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। विनय जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, वारिस पठान जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, अगर आप बंगाल पे उंगली उठाएंगे तो बाकी के राज्य की उंगलियां तो आपके ऊपर उठेंगे ना प्रेम शुक्ला जी। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात बेकाबू क्यों रहे रामनवमी के मौके पर? वहां तो कोई ममता बनर्जी नहीं थी। प्रेम शुक्ला जी, ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही है। विनय कुमार जी, इसका जवाब उसके बाद में फौरन एक टिप्पणी ले लूं। विनय कुमार जी, अब महाराष्ट्र में अगर हिंसा होगी और गुजरात में हिंसा होगी तो विरोधी दल तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे नहीं। अगर बंगाल में हिंसा हो रही है, वहां की राज्य सरकार, वहां की ममता बनर्जी सरकार की जवाबदेही आप तय कर रहे हैं, तो यहां को लेकर तो बीजेपी से पूछा जाएगा ना कि यहां पर फिर हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल, जिस राज्य में दंगा हुई है उस राज्य की सरकार जिम्मेवार है। दूसरा, दंगा हो नहीं हो इसके लिए राज्य सरकार क्या रोकथाम कर रही है? दंगा हो गया तो सरकार का रुख दंगाइयों के प्रति क्या वह जात पात में भेद कर रही है, धर्म में भेद कर रही है? तो इसका मतलब कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है। देखिए, बंगाल में हाल फिलहाल में देखेंगे पिछले 1-2 सालों में तो दंगों का कई क्रम चला है और आज भी जो तस्वीरें आई हैं बहुत व्यथित करने वाली। थोड़ा इंक्वायरी की बात थी, मैं थोड़ा सा इंक्वायरी कर देता हूं चित्रा जी। ये पत्थरबाजी शुरू कहां से हुई भारत में? कश्मीर से। कश्मीर में किसके खिलाफ चलता था? पुलिस के खिलाफ नहीं चलता था, सेना के खिलाफ कश्मीर के पत्थरबाजी करते थे। पैसा कौन देता था? पाकिस्तान से आता था। कश्मीर शांत हो गया, पत्थरबाजी पूरे देश में फैल गया। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनर्स थे जो कश्मीर में पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दे रहे थे वो बेरोजगार हो गए हैं और देश भर में ट्रेनिंग दे रहे हैं पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी की घटनाएं प्लान है, पत्थरबाजी की घटना एकाएक नहीं है। एकाएक वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सरकारें क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही हैं, आओ और पत्थर बरसा के चले जाओ। विनय कुमार जी, मैं तो ये कह रहा हूं चित्रा जी, हम और आप सरकार के भरोसे 24 घंटे रहें क्या? एक सिटीजन के नाते, नागरिक के नाते हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्या? सरकार ये तो घर में झांक कर तो देखेगी नहीं आप अपने कमरे में, बाथरूम में और किचन में और छत पे क्या रख रही हैं। हाँ, ठीक है कि सरकार एक रोकथाम करने का प्रयास करती है, सरकार रोकथाम करती है तो उसको लेकर के बवाल होते हैं। सरकार थोड़ी कड़ाई कर दे तो उसको लेकर के 10 तरह का बवाल होते हैं। हाँ, सरकार की ये जरूर जिम्मेवारी है कि अभी जो हुआ है, जितनी राज्य सरकारों में हुआ है, उत्तर प्रदेश की तरह, मध्य प्रदेश की तरह दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई हो कि ये क्या मतलब बुलडोजर चले, एक उदाहरण साबित हो। क्या बुलडोजर चले? मॉडल लागू होना चाहिए दंगाइयों के खिलाफ। बहुत कारगर है, बहुत कारगर है उत्तर प्रदेश मॉडल। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी को क्या मेरी आवाज जा रही है? प्रेम शुक्ला जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? नहीं आता ये कार्रवाई तो जी, मैं आपको सुन रहा हूं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन वारिस पठान जी वो यूपी और मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं कि दंगाई कोई भी हो, बुलडोजर चला दो, हालात काबू में आ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में रामनवमी के मौके पर 2 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ है, तो क्या एक मॉडल स्टेट के तौर पर इसको बाकी राज्य फॉलो कर सकते हैं? देखिए चित्रा जी, मेरा ये मानना है ये बुलडोजर वाली पॉलिसी या ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी या मट्टी में मिला दूंगा वाली पॉलिसी यह संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। ये डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की बातें नहीं चलती। अपना देश चलेगा संविधान से, कायदे कानून से, रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलेगा देश। मगर यहाँ देखा यह जा रहा है कि जिसकी जवाबदारी है, जो सत्ता में बैठी है बीजेपी, उनके राज्य के अंदर, उनके स्टेट के अंदर इस तरह की अगर घटना हो रही है तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी से भी भागेंगे? किसकी जवाबदारी है? अभी राजनीतिक विश्लेषक बोलते नहीं कि सबको सोचना चाहिए, वहां पे ये हो गया। अरे नहीं, हर नागरिक की जवाबदारी है कायदा कानून का पालन करे। मगर जो सत्ता में बैठे हैं, जिनको लोगों ने जिता के सत्ता में लाया, उनकी जवाबदारी है कि नहीं कि कायदे कानून का पालन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ सब फॉलो करे। मगर यहां तो टोटली फेल होती जा रही है बीजेपी की सरकार। मैं मेरे महाराष्ट्र की अगर बात करूंगा तो आप देखिए क्या हो रहा था। अगर हमारा पार्टी का एमपी नहीं जाता तो उस दिन कितनी बड़ी आगजनी हो जाती। तो कौन जिम्मेदार है? हम तो ये चाहेंगे कि निष्पक्ष इंक्वायरी हो चित्रा जी, तो जो भी इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। चाहे फिर जो पत्थर किसने पहले चलाया, किसने
प्रोवोकेटिव स्लोगन लगाए, किसने मस्जिद के ऊपर जाके भगवा झंडा लहराया, किसने जेएसआर के नारे लगाए, किसने जोर से मस्जिद के गेट पे जाके डीजे का जोर जोर से गाना बजाया, किसने मुसलमानों को गालियां देना शुरू किया, फिर चाहे किसी ने पत्थर बरसाया हो, दोनों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, जवाबदारी बनती है, वरना देश किस तरह लेके जा रही है लोग। ये तो रुकने वाला नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। सवालों पर जवाब बीजेपी की जवाबदारी बनती है कि इस तरह के भड़काऊ भाषण वालों को रोकना। सुप्रीम कोर्ट तक ने मार लगा दी, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं वारिस पठान जी। देखिए अब वारिस पठान की बातचीत से मालवणी में मुंबई में कल जैसे ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र से रामनवमी का जुलूस निकला, तत्काल पत्थरबाजी शुरू हुई। और पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग थे? वो लोग थे जिनके समर्थन में वारिस पठान जैसे लोग खड़े होते हैं। वहां पर पुलिस की अगर मौजूदगी और तत्परता नहीं होती तो वहां बढ़ जाती घटना, लेकिन पुलिस तत्पर थी, इसलिए कार्रवाई करने के कारण तत्काल वहां दंगा नियंत्रित हुआ। और एमआईएम के इम्तियाज जलील कुख्यात षड्यंत्रकारी हैं, और जो कुछ औरंगाबाद में हुआ उसके लिए निश्चित तौर पर इनके लोगों ने भड़काने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि वहां पुलिस चौकस थी, तत्काल कार्रवाई हुई, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसलिए वहां मामला नियंत्रित हो गया। इसी तरह गुजरात में कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई बंगाल में क्यों नहीं होती जी? ये कार्रवाई बिहार में क्यों नहीं होती? इसका भी तो जरा उत्तर दीजिए। गुजरात में लोगों के वीडियोग्राफ जो है उसके आधार पर लोगों को जो भी कोई ये कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने अगर कोई नारा लगाएगा तो पत्थर मारेंगे, प्रोवोकेशन है। अरे भाई, कानून हाथ में क्यों लेंगे आप? अगर कोई नारा लगा रहा है, वीडियो ले जाइए, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना। क्या मुसलमानों के हाथ में उनके अब मस्जिद के सामने से कोई जुलूस नहीं निकले तो भाई मस्जिद सड़क पे मत बनाइए, सार्वजनिक संपत्तियों में बनाइए, कहीं ऐसी जगह मस्जिद बनाइए जहां से जुलूस ना निकल सके। और अगर मस्जिद के सामने से जुलूस निकलेगा तो ये पत्थर पहले से रखेंगे, बम पहले से रखेंगे, और अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो संविधान की दुहाई देंगे। भाई, संवैधानिक कार्रवाई है। बुलडोजर चलाना अपराधियों के खिलाफ ये भारत के संविधान के अनुरूप कार्रवाई है। बुलडोजर की बात जैसे ही शुरू होती है तैसे ही चीखने चिल्लाने लगते हैं, तैसे ही ये कहते हैं कि भारत में उत्पीड़न हो रहा है। ये भारत में उत्पीड़न नहीं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना ये पुलिस का दायित्व है और वो करते रहेंगे। अगर वारिस पठान मस्जिद के अंदर कोई झंडा लहराते। ठीक है सर, लौट एक बड़ी खबर इस वक्त दे देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, राजनीति पूरे मामले में जारी है। हावड़ा हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी, ममता सरकार इसको रोक पाने में पूरी तरह से फेल रही है। शोभा यात्रा में हथियार क्यों लहराए गए? तो ये टीएमसी की ओर से, आप देखिए, अभिषेक बनर्जी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं और ये आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। यानी कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में, आपको बताते चले 2024 का इलेक्शन नजदीक है और वहां पर कुल है 42 लोकसभा की सीटें। 18 बीजेपी ने जीती थी, 22 टीएमसी ने जीती थी। बाद में 2 बीजेपी के नेताओं के पार्टी में शामिल हो जाने के बाद उपचुनाव होते हैं, दोनों ही सीटें जीत लेती है टीएमसी। इस तरह से कुल 24 सीटें अभी उसके पास है, 16 बीजेपी के पास है। लेकिन 2024 के मद्देनजर बीजेपी टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी है। राम के नाम पर कुछ भी बर्दाश्त करने को बीजेपी तैयार नहीं, इसी वजह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं टीएमसी के ऊपर। तो टीएमसी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं, हथियार लेकर राम का जुलूस क्यों निकाला जा रहा है? लेकिन आपको यह भी बताते चले, मुर्शिदाबाद जिले में सागरदेगी उपचुनाव के नतीजों का ऐलान जब से हुआ उसके बाद से बीजेपी और टीएमसी दोनों के ही बीच बेचैनी का दौर भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि सीधे आपके पास आते हुए गुप्ता जी, चूंकि टीएमसी से भी ये सवाल होगा विवेक गुप्ता जी, और सवाल बीजेपी से भी होगा। उपचुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो एक बेचैनी भी है क्या कि आगे न जाने क्या हश्र हो जाए? इसी वजह से तुष्टीकरण की राजनीति। नहीं चित्रा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव है, चुनाव में एक दल जीतता है, एक प्रार्थी जीतता है, कई लोग हारते हैं। हमने अपना कैंडिडेट दिया, हमने लोगों तक अपनी बात पहुंचा। शायद इस बार लोगों को हमारी बात पसंद न आई हो, मगर यही लोगों ने हमारे को इसी सीट को कई ज्यादा मार्जिन से 2021 में जिताया था। कुछ ना कुछ हमारी लोकल लीडर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक जरूर हुई है। दीदी ने अब उस पूरे इलाके की कमान अपने हाथ में ली है और हम ज्यादा मेहनत करेंगे, अगली बार ज्यादा वो करेंगे, लोगों तक ज्यादा जाके अपनी बात रखेंगे। हार जीत का इन सबसे कोई लेना देना नहीं। मैं अभी एक्चुअली बार बार क्या हो रहा है, ऑडियो में कुछ वो हो रही, मैं आपके पैनलिस्ट क्या बोल रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि
शुभेंदु अधिकारी जी तो एक ही रट, जिस दिन से वो 2021 से वो एक ही रट, वो हर चीज के लिए। मैं तो आपका स्वामी दीपांकर जी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि बिहार, महाराष्ट्र, जहां दंगे फसाद झगड़ा हो रहा है उसका दोष ममता बनर्जी पे नहीं आ रहा है। नहीं तो शुभेंदु अधिकारी जी का अगर बस चले तो पूरे भारतवर्ष में क्या, लक्षद्वीप, अंडमान, जहां जहां गड़बड़ी हो सबका दोष ममता बनर्जी पे मरते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, रामनवमी हमारे लिए, राम हमारे इष्ट है, राम हमारे देवता हैं, हम लोग सब राम भक्त है यहाँ पर। अरे तो वही सवाल बीजेपी पूछ रही है ना कि रामनवमी के दिन दीदी फिर यहाँ पर बैठकर, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर बीजेपी का सवाल है कि रामनवमी के दिन दीदी धरना दे रही हैं, ईद के दिन वो छुट्टी कर देती हैं, रामनवमी के दिन वो त्योहार का माहौल बिगाड़ने वाले बयान देती हैं। चित्रा जी ऐसा है, दोनों दिन जो धरना था वो शाम को 7 बजे के बाद चला। रोजा जो है वो टूटने का टाइम 5:30 बजे है। जो लोग रोजा तोड़ना था वो अपने चले गए, जो लोग रख सकते थे रहे। रामनवमी के दिन जैसे हम लोग, हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में प्रोग्राम कर रहे थे। रामनवमी का रोजे क्या संबंध है भाई? अपना नेशनल प्रोग्राम, नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ समझती है। रामनवमी के दिन भी रोजे का ही सब लोग ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी रैली 3 बजे खत्म कर दी। देखिए, अगर कोई हमारे सामने किसी धर्म की कोई समस्या है और अगर हम उसको साथ में लेके चल सके तो इसमें गलत क्या है? धर्म की समस्या क्या है, मतलब नहीं समझ में आया। समय की कोई सीमा है, समय की कोई पाबंदी है। और अगर हम उसको मान ले, अगर उस रिक्वेस्ट को मान ले, तो हम लोग तो राजनीति किस लिए कर रहे, लोगों के लिए कर रहे। अगर हम लोगों की इच्छा को सर्वोपरि रख के कोई काम तो उन्हीं लोगों के त्योहारों का क्या हाल हो रहा है वो तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना स्वामी दीपांकर जी। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही हिंसा के लिए ममता बनर्जी तो जिम्मेदार नहीं है। बाकी जगहों पर भी तो रामनवमी में इसी तरह की तस्वीरें आ रही है। चित्रा जी, विवेक भाई ने सुना होगा, मैंने सबका नाम लिया जहां भी घटना घटी। और मुझे दुख इस बात से नहीं है, झारखंड में भी जब तोरण द्वार बन रहा था तब भी पत्थर बरसाए गए थे। कहां से बरसाए गए थे बताने की जरूरत नहीं है। दुख इस बात का होता है कि चर्चा किसी की हो, संवाद किसी का हो, पत्थर तो सर आस्था पर पड़ता है ना। और जब पत्थर पर आस्था पड़ता है, वो भी उस देश में जिस देश की सुबह से लेकर शाम और अंतिम विदाई तक राम नाम सत्य हो, उस देश में अगर राम का नाम लेकर के कोई यात्रा निकाले तो मुझे लगता है कि उस पर पत्थर बरसना आस्था पर पत्थर नहीं तो किस पर पत्थर है। मगर सोचिए, वो लोग जो कवर फायर देते हैं बिना ये बोले और बिना ये सोचे और अपनी बात बड़ा करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, मात्र के बोले चर्चा मेरी होनी चाहिए। मुझे लगता है उनको सियासी चश्मा उतारकर सत्य से रूबरू होना चाहिए, वरना सत्य तो कहीं ना कहीं जीते या ना जीते मगर तुष्टीकरण हार जाएगा। ये पर्व सियासत का हथियार भी बन गया है क्या दीपांकर जी? एक आखिरी सवाल आपसे। मैं 16 आने, मगर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इस सियासत के चक्कर में मैं समझता हूं कि मेरे राम भक्तों पर, राम की आस्था पर, मैं कहता हूं राम का नाम लेने वालों पर पत्थर पड़ना। क्या एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की जा रही है ये राम के नाम को लेकर? ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है कि आकर के जिन्होंने पत्थर मारा उनको कवर फायर दिया जा रहा। मगर देश का सबसे बड़ा चैनल होने के नाते चित्रा जी पुनः दोहरा रहा हूं, प्रेम भाई करवद्ध प्रार्थना है, ये जो संवेदनशील इलाके हैं पहले इनका इलाज कीजिए सर, वरना तो कोई राम की यात्रा निकाल नहीं पाएगा, शिव की बारात निकाल नहीं पाएगा। और 6 दिन बाद हनुमान जयंती आ रही है। ठीक है, क्या समझे हनुमान जयंती पर घर से बाहर ना निकलें? और इस तरह की राम की यात्राएं 6 दिनों तक 6 अप्रैल तक यूं ही चलती रहेगी पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आरएसएस और वीएसपी की ओर से। क्या हर रोज इसी तरह से पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आएंगी या कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पर सुधार ली जाएगी? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन उपद्रवियों का, पत्थरबाजों का हर हाल में इलाज जरूरी है, क्योंकि त्योहारों को मटियामेट करने में ये लोग लगातार लगे हुए हैं। आज दंगल में हमने सीधा सवाल पूछा था, क्या दंगाइयों को काबू करने में ममता सरकार नाकाम रही है? आपकी जो जवाब मिले हैं, 76% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 24% लोगों का जवाब नहीं में है। अब स्थिति क्या इसी तरह से बेकाबू रहेगी? क्योंकि हनुमान जयंती तक अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से राम के नाम पर शोभा यात्रा निकाली जाती रहेगी। कानून व्यवस्था को काबू में कैसे करेंगी ममता बनर्जी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।